समय का पहिया चलता है गोल गोल गोल। आज जो आपके पास है कल वो किसी और के पास पहुंच जाएगा। इसको कहते हैं सत्ता स्थानांतरण। ये बदलती रहती है हमेशा, कभी भी स्थायी नहीं रही। आप हिस्ट्री उठा करके देख लो, किसी भी कंट्री की कोई भी ऐसा साम्राज्य नहीं मिलेगा जो कंटिन्यू बना रहा शुरू से एंड तक। सबका अंत आया है और अंत के साथ उदय होता है एक नए साम्राज्य का। जो शक्तिशाली नहीं हो पाता या अपने साम्राज्य को नहीं संभाल पाता वो ढह जाता है ताश के पत्तों की तरह और एक नया साम्राज्य दोबारा उठता है। कोरोना जैसी बीमारी जो विश्व के अंदर एक ऐसे हालात पैदा कर चुकी है जिससे जो इकोनॉमिक ट्रांसफ़र है वो होने वाला है। मतलब वर्ल्ड की इकोनॉमी शिफ्ट होने वाली है। अब ये शिफ्ट होकर के कहाँ जाएगी? ऐसा कौन सा देश होगा जो राज करेगा 21वीं सदी पर? अगर हम पिछले 2000 सालों की बात करें तो अलग अलग सदी में अलग अलग देशों ने यहाँ की इकोनॉमी पर राज किया है। यानी कभी भी वर्ल्ड की इकोनॉमी किसी एक कंट्री की बन के नहीं रही, हमेशा ये शिफ्ट होती रही और अब दोबारा टाइम आया है इसके शिफ्ट होने का। अब की बार ये इकोनॉमी किसके फेवर में जाएगी? कौन सी ऐसी कंट्री होगी जिसकी जीडीपी सबसे ज़्यादा होगी और ये इकोनॉमिक ट्रांसफ़र अगले 5 से 10 सालों में हो जाएगा। बल्कि मैं कहता हूँ कि इसकी शुरुआत होगी 2022 में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? चलिए आइए इसका विश्लेषण कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नितिन और मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ कुछ ऐसे डेटा जिनको देख करके आप आसानी से पता लगा सकते हो कि वर्ल्ड की इकोनॉमी किसकी तरफ ट्रांसफ़र होने जा रही है। सबसे पहली बात दोस्तों, ये डेटा इकट्ठा करने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो आपका काम बनता है चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं आपको लेकर चलता हूँ डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ मैं आपको डेटा के साथ बता सकूँ कि किस तरीके से ये शिफ्टिंग हुई है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सेंचुरी की, पहली शताब्दी। मैंने एक डेटा बनाया जिसके अंदर मैंने इधर सेंचुरीज ली है, जैसे फर्स्ट सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 15th, 17, 1850, 1950, 1970, 2003, 2015, 2019 और देन कोरोना। ये साल मैंने इस हिसाब से क्यों लिए हैं ये भी मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। साथ में ये बताता हुआ चलूँगा कि किस समय कौन से देश में कौन सा साम्राज्य था और किस तरह की वहाँ की जीडीपी थी। मैंने यहाँ पर 4 देश लिए हैं, भारत, चाइना, यूएसए और यूरोप। जब मैं यूरोप की बात करूँगा तो मैं सिर्फ ईस्ट यूरोप की बात करूँगा, क्योंकि इकोनॉमी जो है उस टाइम ईस्ट यूरोप की ही मैटर करती थी। देखिए, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेंचुरी की, तो इस समय वर्ल्ड की जीडीपी में 33% जो है वो योगदान हुआ करता था इंडिया का। 13% यूरोप, 27% चाइना और 1% यूएसए। भारत में उस समय कुषाण, द्रविड़, कलिंग ये रूल किया करते थे। वहीं वेस्ट यूरोप में केल्टिक, जर्मन, रोमन साम्राज्य थे। चाइना में हैन डायनेस्टी थी और उसके अलावा यातामाई, जियांगनू ये कुछ थे जो चाइना में रूल किया करते थे। यूएसए के अंदर मायंस, जोपोटेक सिविलाइजेशंस थी। उनका जीडीपी में ऐसा कोई खास योगदान नहीं था। अब हम आते हैं 10th सेंचुरी पर। देख सकते हैं आप कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो अब 30% पर आ चुकी है। जो वर्ल्ड की जीडीपी है उसकी 30% पर आ चुकी है। यूरोप की 10% पर आ चुकी है, चाइना की 23% पर और यूएसए अभी भी 1% है। इंडिया की इकोनॉमी गिरने का कारण यहाँ के गृह युद्ध थे, यहाँ के राजाओं की आपसी लड़ाई थी। उस समय यहाँ पर चेरा वंश, गहरवाल वंश, चालुक्य और गुर्जर हुआ करते थे। वहीं यूरोप में बाल्कन्स, चाइना में सोंग डायनेस्टी और यूएसए में जोपोटेक और छोटे छोटे जो कबीले वहाँ के थे वो हुआ करते थे। उस समय जो है इंडिया की जनरली पूरी इकोनॉमी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हम हीरे जवाहरात सोने की खानें हुआ करती थी, तो उसके ज़रिए हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करती थी। यहाँ के मसाले, यहाँ के अनाज वो चाइना, यूरोप के कुछ देशों में और मेसोपोटामिया, इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन थी वहाँ तक भी जाते थे। तो उस तरीके से इकोनॉमी चलती थी। यूरोप जो है वो कुछ हथियार बना करके या लूट पाट करके, जनरली ये लुटेरे ही हुआ करते थे, ये पायरेट्स थे ये लोग, तो लूट पाट करके और इस तरीके से अपनी इकोनॉमी को ये बनाए हुए थे। चाइना की जो डायनेस्टीज़ थी वो ज़्यादातर कॉटन का सामान, क्योंकि ये सिल्क रूट हुआ करता था पूरा जो चाइना से यूरोप को जोड़ता था और उसी के माध्यम से चाइना जो है वो अपनी इकोनॉमी चलाता था। यूएसए भी 1% है ही।
जब हम 15th सेंचुरी में आते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो, इंडिया की जो जीडीपी है वो वापस 26% पर आ गई है, पर यूरोप की अब बढ़ने लगी है, 13 से 14% पर पहुंच गए। चाइना की इकोनॉमी में कोई चेंज ऐसा नहीं आया था, पर वही अभी भी ये 22 से 23% थी। 15th सेंचुरी में इंडिया में मुग़ल आ चुके थे और वेस्ट यूरोप में जॉन वगैरह और चार्ली वगैरह हुआ करते थे। एक तरीके से कुछ ग्रुप यहाँ पर बनने लग गए थे, फ्रेंच, स्पेनिश, ब्रिटिश, ये अलग अलग वहाँ की छोटी छोटी कंट्रीज़ जो है वो बनने लगी थी अपने आप में, और ये दूसरे देशों पर व्यापार के माध्यम से जाने लगे थे और इसी वजह से इनकी इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है। चाइना में मिंग डायनेस्टी थी और यूएसए अभी भी 1% ही था। 17th सेंचुरी, भारत में मुग़ल जो है वो अपना अधिकार क्षेत्र बड़ा कर चुके थे। वो पंजाब, अफ़गानिस्तान और लगभग दक्षिण भारत को छोड़ करके पूरा भारत मुग़ल ही संभालते थे। ऐसा नहीं था कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी मुग़लों के टाइम पर यह था कि हाँ, उन्होंने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था जितना कि 1 शताब्दी, 10 शताब्दी, 20 शताब्दी पहले दिखाया जाता था। वैसा इंटरेस्ट उन्होंने नहीं दिखाया था, तो इस वजह से थोड़ी इकोनॉमी ज़रूर डाउन हुई थी, मगर ऐसा नहीं कह सकते कि इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर गई थी। नहीं, ऐसा नहीं था। उस टाइम भी इंडिया के पास अच्छा खासा पैसा था। यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ की इकोनॉमी 20 to 22% पहुँच गई है। और ये सिर्फ क्यों? क्योंकि वो जो है वो कॉलोनी बना चुके थे, अलग अलग स्टेट में वो लोग कॉलोनी बना चुके थे। चाइना की इकोनॉमी ऐसी कोई ग्रो पे नहीं थी, पर ठीक है कांस्टेंट थी। यूएस अभी भी 1% था। अब आता है ट्रिगर पॉइंट। 17th सेंचुरी एक ऐसी सेंचुरी थी जो ट्रिगर पॉइंट थी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 17th सेंचुरी से लेकर के 1850 तक मैंने 150 सालों का गैप दिया है। इन 150 सालों में देखिए ड्रास्टिक चेंज आया है। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 24% से गिर करके सिर्फ 12% पर आ गई। यूरोप की इकोनॉमी ड्रास्टिक चेंज के साथ में 35% के साथ टॉप पे पहुंच गई। चाइना की इकोनॉमी, चाइना की जीडीपी 18% पर आ गई और यूएसए की 1%। ऐसा क्या हुआ इन 3 देशों में? उस समय आपको पता होगा 1857 का रिवोल्ट हुआ। 1857 का रिवोल्ट यूं ही नहीं हुआ था। सालों से अंग्रेज जो है वो अपनी दमनकारी नीतियों को बढ़ाते जा रहे थे। वो किंग्स वगैरह को एक दूसरे से लड़ा करके और इंडिया का गुड्स अपने नाम करते जा रहे थे। उन्होंने यहाँ की इकोनॉमी को अपने अंदर शिफ्ट कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो यूरोप की इकोनॉमी बढ़ी। उधर सिल्क रूट को भी बहुत नुकसान पहुंचा था और इस सिल्क रूट को नुकसान पहुंचने की वजह से ही चाइना की इकोनॉमी नीचे आ गई। यूएस अभी भी 1% था। 1950 में देखिए दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी अब 12% से 5% पर ही आ गई और यूरोप की इकोनॉमी भी नीचे गिर गई। चाइना की इकोनॉमी भी गिर गई, वो 5% पर आ गई। यूएसए की इकोनॉमी बढ़कर 25% पर आ गई। ये ड्रास्टिक चेंज कैसे हुआ? 1950 में इंडिया जो है वो अपनी वो फ्रीडम फाइट करने में लगा हुआ था और यहाँ से तो जो अंग्रेज हैं वो पूरी तरीके से, एक कहते हैं ना कि आम को पूरी तरीके से मतलब निचोड़ करके छोड़ चुके थे। वो हर काम धंधे यहाँ पर ख़त्म हो चुके थे। कुछ नहीं, जो लोग कहते हैं कि देश को तो अंग्रेज बना करके गए हैं। सड़कें उन्होंने बनाई है, ट्रेनें उन्होंने बनाई है, बिल्डिंग उन्होंने बनाई है, ये बनाई है उन्होंने, ये आपके सामने है जो उन्होंने बनाया है। यूरोप की इकोनॉमी नीचे गिरने का ये रीज़न था कि 1914 से लेकर के 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई और 1939 से लेकर के 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई। दोनों ही वर्ल्ड वॉर में यूरोप की कंट्रीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व थी। खूब इसमें हथियार लगे और आपको पता है कि किसी भी युद्ध में उस देश का कितना खर्चा होता है। तो इस खर्चे की वजह से वहाँ की इकोनॉमी नीचे आई। चाइना में भी पॉलिटिकल चेंज हो रहा था। 1949 में वहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी आ चुकी थी। यूएसए ने गजब की स्ट्रेटेजी बनाई इस टाइम पर। उसने क्या किया, दोनों ही वर्ल्ड वॉर में डायरेक्टली लड़ने की बजाय उसने पैसा बांटना स्टार्ट किया। उसने यूरोपियन कंट्रीज़ को पैसा देना शुरू किया, उसने हथियार बेचने शुरू किए और प्रोडक्शन यूनिट डालना स्टार्ट किया। और इसका फ़ायदा क्या मिला आप देख सकते हैं, उसकी जीडीपी कहाँ पहुँच गई। अब आते हैं हम 1970 पर। ये कोल्ड वॉर का टाइम था, सोवियत संघ और हर जगह इसी टाइम को आप देखेंगे। 1970 का जो टाइम था, यही वो टाइम था जब आर्थिक मंदी भी आई थी पूरे विश्व के अंदर। और उसी टाइम पर आप देखते हैं सिवाय चाइना को छोड़ करके सबकी इकोनॉमी लगभग नीचे गिर गई थी। 2003 कुछ परसेंट की ग्रोथ के साथ में हमने जीडीपी में इन्वॉल्व होना स्टार्ट किया सर। 6% हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी पहुंच गई। यूरोप की नीचे जाती जा रही थी, चाइना की दोबारा उठी और अमेरिका की थोड़ा कम हुई। मुझे अब कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि
जो भी राजा थे वो समाप्त हो चुके थे। 2003 से तो आप लोग जानते ही हैं कहाँ पर किसकी कैसी गवर्नमेंट रही है और क्या जो स्ट्रक्चर है वो सारा आपके सामने है। अब तो 2015 की बात करते हैं सर। एक बार फिर थोड़ी सी जीडीपी हमारी गिरी और वैसे अब 6% के आसपास ही है। 6% से 4.5% हो जाएगी, 5% हो जाएगी, 6.5% हो जाएगी, 7% हो जाएगी, पर यही है। यूरोप 12% पर आ गया सर, चाइना तो 25%, अमेरिका 20%। तो जो इकोनॉमिक सेंटर है वो पहुंच गया चाइना में। और यही हालत है 2019 की। 2019 का कॉलम मैंने खाली छोड़ रखा है वो इसलिए ताकि मैं ये चाहता हूँ कि अब आप लोग भी थोड़ी सी स्टडी करें कि आखिर में क्या चल रहा है। ये कॉलम इसीलिए खाली मैं चाहता तो जब मैंने इतने सारे कॉलम भरे थे तो मैं इसको भी भर सकता था, पर ये मैंने इसलिए छोड़ रखा है ताकि आप लोग जब ये वीडियो को देखें तो उसके बाद में एक स्टडी तो करें, आप ये अंदाजा तो लगाएं कि आखिर में चल क्या रहा है वर्ल्ड वाइड। और फिर उसके बाद आ जाता है सर कोरोना। 2020 में हमारे सामने है कोरोना। अब कोरोना के बाद क्या होगा, तो एक बार अब ये देखते हैं हम कि ये इकोनॉमिक शिफ्ट हुआ किस तरीके से है। देखिए आप, 1st सेंचुरी, 10th सेंचुरी और 15th सेंचुरी तक इकोनॉमिक पावर जो है वो इंडिया के पास थी। फिर अगर ढंग से देखा जाए तो ये इकोनॉमिक पावर जो है वो शिफ्ट होते होते पहुंच गई यूरोप के पास। यूरोप से फिर ये अमेरिका के पास पहुंची और अमेरिका से अभी है चाइना के पास। इसको देश के नक्शों से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1st सेंचुरी में जो है वो इकोनॉमिक पावर इंडिया के पास है। 10th सेंचुरी में भी ये इंडिया के पास है। 15th सेंचुरी में ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होकर के पहुंच गई है यूरोप के पास। फिर ये दोबारा लेफ्ट में शिफ्ट होकर के पहुंच गई है अमेरिका के पास। फिर ये दोबारा लेफ्ट में शिफ्ट हुई है, यानी क्योंकि लेफ्ट में डायरेक्ट हम देखते हैं मैप में तो चाइना आता है, तो अब ये पहुंच गई चाइना के पास। और 2021 में ये दोबारा शिफ्ट होकर के आ जाएगी इंडिया के पास। मैं सपना देख रहा हूँ, अगर आपको ये लगता है तो ये आपकी गलतफहमी है। कोविड-19 ने पूरी वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ को ये बता दिया कि चाइना के साथ में ट्रेड करना या बिज़नेस करना उनके स्वयं के लिए घातक है। चाइना को सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, वो है बिज़नेस से, उसको पैसे से मतलब है। पिछले दिनों हुई घटनाओं पर नज़र डाली जाए तो न सिर्फ वायरस को फैलने देना, उसमें चाइना का कितना रोल है या कितना रोल नहीं है वो एक अलग चीज़ है। घटिया माल की सप्लाई करना, और वैसे भी चाइना का माल घटिया ही होता है, तो आप सब जानते ही हैं। कुछ एक चीज़ों को छोड़ दी जाए जिसमें इसको इसकी रेपुटेशन बना के रखनी होती है, बाकी उसके अलावा सारा माल इसका घटिया ही आता है। अगला जो मार्केट अवेलेबल है वो इंडिया का है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट यहाँ पर अवेलेबल है। हम अमेरिका की 5 टाइम पॉपुलेशन रखते हैं, तो उन्हें ये बात पता है कि उनकी कंट्री में किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने से अच्छा वो अपनी बिज़नेस कंपनी को इंडिया में लेकर के आए, क्योंकि यहाँ पर उनको देखिए चाइना में और इंडिया में कुछ सिमिलरिटीज़ है कि वहाँ भी सस्ती लेबर अवेलेबल थी, यहाँ भी सस्ती लेबर अवेलेबल है। वो लोग वफ़ादार नहीं है, हम लोग वफ़ादार हैं। सबसे बड़ा अंतर यही है। तो काफ़ी सारे इकोनॉमिक आंकड़े देखने के बाद ही मैं इस निष्कर्ष पर बोल सकता हूँ कि 2022 से इस चीज़ की शुरुआत होगी। इंडिया वर्ल्ड वाइड सुपर पावर बनने जा रहा है। वीडियो मेरा यहीं रहेगा, समय का पहिया चलता ही रहता है, आगे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अब इसको यहीं पैक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको इधर ही मिल सकती है। थैंक यू।